हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट हब। आज हम लोग बात करेंगे अपने जिस सीरीज में लोग पढ़ रहे थे कि हमारा जो चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, चैप्टर नंबर 3 में आज हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या और प्रेजेंट टाइम हमारे इंडिया में जो चल रहा है इंडस एएस, ये क्या है, ये कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, किस तरीके से इसको हम लोग पढ़ते क्यों है, इसी को हम लोग तो बिजनेस में अप्लाई करते हैं, इसके पीछे के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मीन्स आईएनजी को आप लोग जानते हो कि ये कंटिन्यूअस, आप लोग बचपन से ही इंग्लिश में पढ़ते आ रहे हो कि आईएनजी जो लगता है वो क्या होता है? कंटिन्यूअस फॉर्म होता है। तो हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म के लिए यूज करते हैं, तो हमारा इसका आईएनजी मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो काम अभी क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, चल रहा है, उसी के आईएनजी को हम प्रोसेसिंग के रूप में यूज कर सकते हैं। प्रोसेसिंग मतलब कि अकाउंट की प्रोसेसिंग मीन्स खाते को हम लोग कैसे बनाएंगे, उसी के बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है। क्या बताता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बताता है कि किस टाइप से हम लोग खाते को बनाएंगे फ्यूचर्स में, उसी को बारे में कौन बताता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब ही आप लोग जानते हो कि ए सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशंस या गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय द आईसीएआई जो होता है हमारे यहाँ, उसके द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मीन्स। और ये क्यों प्रोवाइड करती है? मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंटिंग, मतलब मेक ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस करने के लिए। अच्छा, एक बात क्यों, जस्ट लाइक आप लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल देखो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो कमी थी उस कमी को मैंने कैसे दूर किया, किस प्रकार से हमने दूर किया, सारी चीजें की बात आएगी। देखो, एक ए लिमिटेड कंपनी थी, एक बी लिमिटेड कंपनी थी। एक एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं। अब देखो, इसके ऊपर भी कोई एसेट्स लाया था, वो डेप्रिसिएशन कितना परसेंट लग रहा है? 20%। बट ये भी वही एसेट्स ले आई और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगा? 10%। मतलब समझ करो, एसेट्स का मतलब डेप्रिसिएशन जो चार्ज था एसेट्स पर, मतलब कि मैं मान के चलता हूँ बेटा बिल्डिंग, क्या ले लेता हूँ? बिल्डिंग के ऊपर ये ए लिमिटेड कंपनी अपने पास डेप्रिसिएशन कितना चार्ज कर रही है? 20%। बी लिमिटेड कितना चार्ज कर रही है? 10%। और डेप्रिसिएशन क्या होता है हमारा? एक तरीके से बोले तो हम लोग एक्सपेंस को मान के चलते हैं। किसको मानते हैं? एक्सपेंस। अब देखो, जब ये ज्यादा एक्सपेंस दिखाएगी तो इसके यहाँ पे एक्सपेंस क्या कर जाएगा बेटा? इंक्रीज। एक्सपेंस क्या होगा? इंक्रीज। और इसके क्या होगा? एक्सपेंस देखो क्या बेटा? डिक्रीज। एक्सपेंस क्या डिक्रीज कर जाएगा। अब उसके वजह से जब इसका एक्सपेंस इंक्रीज कर जाएगा तो इसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? सिंपल सा आप लोग सब जानते हो, इसका डिक्रीज और इसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज हो जाएगा। इतनी बात समझना। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंस कम दिखाया, तो सिंपल सा बात है। और आप लोग जानते हो, आपको फार्मूला मैंने बताया था कि मैचिंग कॉन्सेप्ट जो होता है वही क्या करता है? प्रॉफिट को फाइंड आउट करता है। वो कैसे? मैचिंग कॉन्सेप्ट यही होता है कि ऑल रिलेवेंट एक्सपेंसेस को हम लोग मैच किसके साथ करते हैं? जो रिलेटेड या ड्यूरिंग द पीरियड ईयर के रेवेन्यू रहेंगे, उस रेवेन्यू के साथ हम लोग मैच कराते हैं, तो जो मेरा निकल के आता है वही मेरा प्रॉफिट। तो जब ये ज्यादा एक्सपेंस दिखाएंगे तो उनको प्रॉफिट क्या होगा बेटा? सिंपल सी बात है, कम एक्सपेंस दिखाएंगे तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। अच्छा, ये तो बात आई। अब देखो यहाँ पे अगर कहा जाए दोनों कंपनी में कोई कमी, कहा गया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करो, दोनों ने क्या किया? बोथ कंपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो, पॉलिसी रूल्स रेगुलेशन को दोनों ने फॉलो किया कि नहीं डेप्रिसिएशन लगाएंगे। सेम मेथड से सपोज करें दोनों ने डेप्रिसिएशन लगाया। डेप्रिसिएशन लगाने के दो मेथड है, लेकिन दोनों ने क्या किया? SLM मेथड से लगाया। किसमें? स्ट्रेट लाइन मेथड से ही डेप्रिसिएशन लगाया। कभी भी क्वेश्चन में ये गिवन नहीं रहता कि या कभी भी कोई प्रोडक्ट ले जाओ तो उसकी लाइफ उसके ऊपर नहीं रहती है एक्सपेक्टेड कि 10 ईयर चलेगी, 20 ईयर चलेगी कि नहीं, इस पर जाओ इस तरह का डेप्रिसिएशन। कोई भी कंपनी प्रोडक्ट को बेचती तो वो ये नहीं बताती उसकी लाइफ को तो एक्सपेक्ट करना बिजनेस की बात है। तो डेप्रिसिएशन तो दोनों ने स्ट्रेट लाइन मेथड से चार्ज कर रहे हैं, बट इसलिए कहा गया बोथ कंपनी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो। बोथ कंपनी क्या करी? अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो कर रही है और सेम अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो कर रही है। सेम अकाउंटिंग पॉलिसी मींस SLM मेथड को ही फॉलो कर रही है, पॉलिसी सेम मेथड से फॉलो कर रही है। बट दोनों कंपनी के प्रॉफिट में क्या आ रहा है बेटा? डिफरेंट आ रहा है। और जब दोनों कंपनी के प्रॉफिट में डिफरेंट आएगा तो उस कंडीशंस में हमें तब इस बार इस चीज को, हमारे इस जो डिफरेंसेस थे, इस डिफरेंस को दूर करने की बात आई। तो उसी के लिए हमारा इंट्रोड्यूस हुआ इंडियन एएस, इंड एएस, इंड
एएस। इंड एएस का मतलब हो गया कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसका नाम क्या हो गया बेटा? पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, अब इंड एएस नाम हो गया। नाउ इट इज कॉल्ड द इंड एएस। अब इंड एएस का मतलब हो गया, देखो, इन इंडिया, इंड एएस नोटिफाइड अंडर किसके सेक्शंस के? सेक्शंस 133 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। कब से ये? कंपनी एक्ट 2013 के आने के बाद से हुआ। तो इसका पहले यहाँ पे हमने आपको पढ़ाया था गैप। एक क्या हमारे यहाँ होती है ऑर्गेनाइजेशन, का नाम है गैप। गैप का फुल फॉर्म क्या था? जनरल एक्सेप्टेंस अकाउंटिंग पॉलिसी। आप लोगों ने अभी इसके बारे में पूरा हमने डिटेल से पढ़ाया था, क्या होता है जो जनरली सभी लोगों के ऊपर अप्लीकेबल होता है। ये कैसे बना? काफी प्रिंसिपलों को मिलाकर ही बनाया जाता है। मैंने आपको सारी चीज स्टेप से बताया था और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। लास्ट के 2 वीडियो से हम लोगों ने इसी बारे में सारी चीजों में डिस्कशन किया। तो अब गैप मींस जनरली एक्सेप्टेंस अकाउंटिंग पॉलिसी सभी जगह होती है, हर कंट्री की होती है और इंटरनेशनल लेवल की होती है। जब कंट्री वाइज चलते हैं तो हम लोग नेशनल गैप के नाम से जानते हैं, और जब पूरे वर्ल्ड को एक मानते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल गैप। अब देखो, नेशनल गैप इंडिया का होगा, उसका नाम है एएस। यूएसए का होगा तो उसका नाम यूएसए गैप है। और मतलब हर कंट्री का अपना अपना एक अलग से गैप है। गैप मतलब कि जो पॉलिसी को बनाता है और जो पॉलिसी को वहां पे अप्लीकेबल करता है। ये सारी चीजें के लिए हर कंट्री का पॉलिसी बनाने वाला, जैसे इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कौन बनाता था? ICAI। और किसके कहने में बेटा? MCA, मिनिस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ अथॉरिटी जो है यहाँ पे MCA के कहने पे ही ICA हर समय क्या करता था? इसको बनाता था। क्योंकि रिकमेंडेड कौन करता था? MCA ही चाहता था तो उसको रिकमेंडेड करता था। मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स, जो मिनिस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ अफेयर्स थे, उसी के द्वारा इसको बताया जाता है। और ICAI बनाती है, बनाने के बाद उसको क्या करती है? पब्लिक में रिकमेंडेड करके नोटिफाइड करती है, उसको रिलीज करती है। तो ऐसे ही अमेरिका में भी कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था होगी, बट ऐसे इंटरनेशनल के लिए हमारे पास भी थी, जो इंटरनेशनल के गैप में कौन से रूल्स वहां बोलते थे? उसको हम लोग बोलते थे IAS। IAS का मतलब क्या था? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था इंटरनेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल का मतलब जैसे ट्रेड पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, जो इंटरनेशनल पे होता है, ट्रेड यूनियन, इन सब में जो इंटरनेशनल बॉडियां होती हैं, जैसे IMFA, फिर WTO, इन सब में जो वहां की रिकॉर्डिंग करने के जो मेथड बनाए गए थे उसको बोला गया था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ऐसे ही बेटा हमारा आया तो उसका क्या नाम था? उसने अब क्या किया बेटा? सुनो कि IAS में भी ये कमियां थी, जो यहाँ पे AS में कमियां थी। इस जो ड्रॉबैक थे, इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए एक नया इसने बनाया IFRS। अब IFRS का मतलब क्या हो गया? एक नई सी यहाँ पे गैप ने रिप्लेस करके बनाया इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट सिस्टम। क्या बना बेटा? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट सिस्टम। पूरा इंटरनेशनल पे बना और पूरे वर्ल्ड की डाटा को एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, कंपेरेबिलिटी लाने के लिए, मीन्स एक कंपनी का दूसरे कंपनी के साथ में, क्योंकि आज का जो मार्केट होगा बेटा वो ग्लोबलाइजेशन का, होल ग्लोबल या पूरे ग्लोबल पे हमारे डाटा को क्या कर ग्लोबलाइज करने के लिए। ग्लोबलाइज का मतलब ये होता है कि सबको आपस में एक करने के लिए, हर कंपनी, हर संस्था, हर जगह के डाटा को एक फॉर्म में करने के लिए कंपनी ने इसमें क्या किया कि पूरे इंटरनेशनल पे जो इंटरनेशनल गैप थे उन्होंने एक बोला IFRS बनाई। IFRS का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट सिस्टम बनाया और कहा हर कंट्री को कहा कि एवरी कंट्री वांट टू कंपाइल, कहा कि एवरी कंट्री वांट टू कंपाइल, कि हर एक कंट्री को IFRS के साथ ही लेना है और IFRS ही अप्लीकेबल करना है। बट इसके 2 वे होते हैं, 2 तरीके होते हैं बेटा। कितने तरीके? 2 तरीके। एक एज इट इज, आप हमारे इसको क्या कर लो? अडॉप्ट कर लो, मेरे ही रूल रेगुलेशन को अडॉप्ट कर लो, उसने ये कहा। एक दूसरा वे है कि आपके यहाँ जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड में क्या कर दो? आप लोग चेंजेस कर दो। किसके साथ? विथ IFRS। यहाँ पे देखो, प्रिपेयर इन लाइन विथ IFRS। IFRS की जो लाइनें हैं उसी के साथ में अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंजेस ला दो। मीन्स कि सारी लाइन अपनी ही रहने दो, बट जो IFRS में लाइन कही गई है उस लाइन को अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ला दो। तो इसमें क्या किया? इंडिया ने चेंज किया और किसके साथ? पूरा का पूरा उनके ही एज इट इज, उनके ही रूल रेगुलेशन को अडॉप्ट न करके उसमें थोड़ा सा चेंज करके, उसमें क्या किया?
थोड़ा सा चेंज किया, चेंज करके उसको क्या किया बेटा, अडॉप्ट किया। अब इसमें क्या किया, इंडिया ने क्या किया, पूरी IFRS को नहीं अडॉप्ट किया, इन्होंने क्या किया, कन्वर्ज किया। दो तरीके थे, एक कन्वर्ज और एक एडॉप्शन। तो IFRS जैसे जस्ट लाइक बांग्लादेश ने क्या किया, इसको एज इट इज अडॉप्ट कर लिया, बट इंडिया ने क्या किया, उसको कन्वर्ज किया और कन्वर्ज करके उनके लाइनों को अपने केवल एएस में शामिल किया। तो वही मेरा क्या बना, इंडियन एएस। अब इंडियन एएस इंडिया में बनाता कौन है, लाइन को चेंज कौन करता है, ये सारी चीजें भी हम लोग अब देखते हैं कैसे। हम बात कर रहे थे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इंडस एएस है, हमारे यहाँ पे जो बॉडी है बनाती कौन है, उसको ऑर्डर कौन देता है। सिंपल सी बात ये आती है कि आप लोगों तो ये जान गए कि IFRS क्या कहती है कि वो सबको बनाना है, उसके अकॉर्डिंग ही उसी की लाइन बाय लाइन को क्या करना है, फॉलो करना है। बट नाउ डेज हमारे इंडिया में ऑर्डर कौन देगा, कौन उसको देखेगा, कौन नोटिफाइड करेगा और कौन उसको बनाएगा, ये सारी बातें समझ में आती है। ये तो कंफर्म हो गया कि मुझे क्या यूनिफॉर्मिलिटी लानी है, कवरेबिलिटी लानी है, ये सारी तो काम मुझे करनी है। बट उसको ऑर्डर कौन देगा इंडिया में, तो उस चीज को ऑर्डर देने वाली जो संस्था होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, MCA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जो हमारा बात आता है, यही दोनों चीजें मैंने यहाँ लिखा बेटा, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो होता है वो क्या करता है, उसी को किसी भी इंडस एएस को या किसी भी कुछ चीजों को क्या करना, नोटिफाइड करना, उसमें चेंजेस करना, सारा राइट किसके पास होता है, MCA के पास, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और वो किसको ऑर्डर देती है, वो ऑर्डर देती है कि किसको बनाने के लिए, ICAI कौन होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो हमारे यहाँ से रिलेटेड सारे गाइडलाइंस, रूल और रेगुलेशंस और सारे प्रिंसिपल जो एएस को वो बनाता है। एएस को भी पहले भी बनाता कौन था, ICAI ने ही बनाती थी, जो हमारे यहाँ की सबसे टॉप बॉडी है। ये क्या बेटा, टॉप बॉडी ऑफ द इंडिया, जो नंबर 1 बॉडी है, इसी के द्वारा बेटा प्रोड्यूस होते हैं CA जो निकलते हैं, जो आप जिस कोर्स को पढ़ रहे हो उस कोर्स के द्वारा। और हमारे यहाँ पे कोई भी रूल रेगुलेशन, कोई भी प्रिंसिपल्स जो इंटरनेशनल के द्वारा कहा जाएगा तो ऑर्डर भले देते हैं मंत्री के द्वारा, जो MCA होती है, MCA जो हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, वो ऑर्डर तो देती है, बट इसको बनाता कौन करता है, ये बना के, और ये भी नहीं बनाता, इसके अंदर में ये क्या होती है, बोर्ड होती है, इसके कई बॉडी है, कई छोटे छोटे पार्ट होंगे, ये टॉप बॉडी है, इसके कई छोटे छोटे पार्ट है, जिसमें ABS है, ABS मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड होता है ICAI के अंदर। वो क्या करती है, इस चीज के रूल्स को बनाती है, बनाने के बाद जो ये रूल्स रेगुलेशन को बनाती है ABS, और वो फिर किसके पास भेजती है, MCA के पास भेजती है, और MCA के पास राइट होता है कि इसको, इसके रूल्स रेगुलेशंस को रिकमेंडेड करे, और रिकमेंडेड करके जो ABS बना के रिकमेंडेड करके दे देती है, MCA उसी को क्या करती है, नोटिफाइड कर देती है। हाँ, अब ये भी बात बता रहा हूं कि ABS के पास में बेटा कुछ कमेटी होती है कि ABS स्वयं काम कर रहा है, ABS एक जस्ट डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में भी एक कमेटी होती है। तो पहले जब AS बनता था तो AS को बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता था, नकास। पहले AS जो बनता था बेटा, उसको बनाने के लिए पहले हमारे यहाँ पे रिकॉग्नाइज बॉडी जो कमेटी थी वो क्या नाम था, नकास। नकास मतलब नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाने के लिए हमारे पास पहले एक जो कमेटी थी, उस कमेटी का क्या नाम था, नकास। बट नाउ अ डेज नेम इसका क्या हो गया, चेंज हो गया। कब, आफ्टर 2013 कंपनी एक्ट के बाद में इसका नाम चेंज होकर अब क्या नाम हो गया बेटा, अब ये नाम है नाउ दिस टाइम नफ्रा। नफ्रा का मतलब क्या आ गया बेटा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। अब ये नाम हो गया। यही हमारी क्या कहती है, यही कमेटी कुछ भी बनाती है, बना के वो ABS को भेजती है। ABS क्या करना है, उसको रिकमेंडेड कराने के लिए कहाँ भेजता है, MCA के पास। MCA को लगता है कि नहीं ये चीज सही है, जो उसने बोला था जिस टाइप बनाने के लिए, उस टाइप की इन्होंने रूल रेगुलेशन पॉलिसी को बनाया है। और क्योंकि MCA जो होती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वो बनाना नहीं जानती, वो केवल उसको क्या करती है, रिकमेंडेड करती है, नोटिफाइड करती है कि आज से एक नया रूल्स हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो गया। दैट इज क्लियर। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखिए इन्होंने बनाकर ABS देती है, तो ये क्या करती है, MCA नोटिफाइड की, और किसको, इंड AS को। MCA ने क्या किया, यहाँ पे ICAI ने बोला किसको बनाने के लिए, MCA ने बोला ICAI को, ICAI ने किसको बोला, ABS ने। ABS के अंदर एक कमेटी है जो नफरा ने इसको क्या किया, बनाया, और फिर किसको दे दिया, MCA को दे दिया। और MCA ने क्या किया, इसको नोटिफाइड किया, किसके नाम से, इंड AS के नाम से, क्योंकि इसमें इसको प्रिपेयर किया गया विथ लाइन किसके लाइन के, जो हमारा क्या था, NFRS
इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम्स के लाइन के साथ में एएस को कन्वर्ट किया गया, इसलिए इसका क्या नाम पड़ा, इंडस एएस। और जब ये क्या किया था, कंपनी रूल 2015 में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, नोटिफाइड किया गया। तो उस समय जब नोटिफाइड किया गया था तो उस समय 39 सबसे बड़ी कंपनी रिकमेंडेड की एक कंपनी 2015 में 39 है, 39 में से 1 माइनस कर दिया गया तो प्रेजेंट टाइम में बचे 38। फिर सब्सिक्वेंटली एमसीए हैज नोटिफाइड द कंपनी में कुछ नोटिफाइड किया, कुछ अमेंडमेंट हुआ। और अमेंडमेंट नोटिफाइड कब हुआ, जब हुआ दोबारा एक बार 16 में एक बार 17 में, तो 2 न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आए। 2 न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को क्या किया बेटा, ऐड किया गया, एक बार 16 एक बार 17 में। उस कौन कौन से था, इंडस एएस 11 और इंडस एएस 18। ये 2 नए इंडस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आए। इसका था कंस्ट्रक्शन कंट्रेक्टिव और एक था रेवेन्यू, यही दोनों नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया और इन दोनों को जोड़ दिया गया। तो प्रेजेंट टाइम में टोटल हमारे पास कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गए, टोटल हमारे पास इंडस एएस जो हो गया 14 अकाउंटिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गए नाउअडेज। और इसी में हमारी क्या संस्थाएं क्या काम कर रही है। अच्छा, अब एक बात ये आता है किस पे इंडस एएस अप्लीकेबल होता है, किस पे अप्लीकेबल नहीं होता, और किस पे एएस अभी भी अप्लीकेबल जो हो रहा है। इन 3 बातों को भी हम लोग देखते हैं। आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि बनाता कौन है, कैसे बनता है, किस तरीके से नोटिफाइड हुआ। लास्ट टाइम जो अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट मतलब इसमें सुधार और चेंजेस जो आए थे वो 2017 में आए थे। पहला बार हुआ था 16 में, और ये बना कब था, 1 फरवरी 2015 को। ये कब आया था बेटा, 1 Feb 2015 को ही रिकमेंडेड किया गया था। इस तरीके से ये सारी चीजें हमारी हो गई। इंडस एएस बना कैसे कैसे, इसका इंट्रोडक्शन हो, बट इंडस एएस किसके किसके ऊपर अप्लीकेबल होता है हम लोग उसको देखते हैं। देखो बेटा, ये नहीं जी, कंपनी रूल जो 2015 था, इसमें 39 जो हमारे पास था इंडियन एएस नोटिफाइड किए गए थे। इसमें अमेंडमेंट कब किया गया, 2016 एंड 17 जो मैंने बताया था। 39 थे, उसमें से 1 डिलीट किया गया, 2 को ऐड किया गया, कौन, एक रेवेन्यू एक कंस्ट्रक्शन, दोनों को ऐड किया तो टोटल कितने हो गए 40। अप्लीकेबिलिटी टू द सर्टेन क्लास ऑफ द कंपनी, ये किसके ऊपर अप्लीकेबल होता है, कुछ ही लोगों पर अप्लीकेबिलिटी होती है जो कंपनी के रिकॉर्डिंग हुई है। डेट ऑफ द अप्लीकेबिलिटी, किस किस डेट से किसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी होती है। अब देखो, वॉलंटरी एडॉप्शन मतलब जो स्वेच्छा से चाहे, जो भी कंपनी चाहे 1/4/2015 से इसको अपने ऊपर अप्लीकेबल कर सकते। कोई भी कंपनी, किसी का नाम इसमें प्रिस्क्राइब नहीं किया गया था। जब कौन सा डेट था, 1/4/2015 की बात किया गया था। बट दिस टाइम मैंडेटरी एडॉप्शन किसके ऊपर किया गया, किसको कंपल्सरी अडॉप्ट करना था, फेज 1 फेज 2 2 फेज में बनाया गया। फेज 1 में कहा गया था फ्रॉम 1/4/2016 मतलब 2016 में इसको बात कहा गया था कि कंपनी वट एवर लिस्टेड और अनलिस्टेड, जितनी भी कंपनियां होंगी जो लिस्टेड होगी अनलिस्टेड होंगी, जिसकी क्या होगी बेटा, नेटवर्थ का मतलब बेटा होता है कि उसकी कुल प्रॉपर्टी, नेटवर्थ अगर उसकी कुल पूंजी एक तरीके से कहा जाए तो कुल टोटल कैपिटल। तो इसमें नेटवर्थ में 3 चीजें आती है बेटा, एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तीसरा होता है रिजर्व एंड सरप्लस। तीनों चीजों को जब हम लोग जोड़ देंगे तो मीन्स बोला जाए जितने भी कंपनी के शेयर्स होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, और कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस, तीनों चीजों को मैं जोड़ दूं, अगर उसकी कंपनी का क्या हो जाए, आप द 500 करोड़ या मोर, 500 करोड़ या 500 करोड़ से अधिक हो जाएगा, वह सारी कंपनी को 1/4/2016 से इसको अप्लीकेबल करना था। फेज 1 ये हुआ, मैंडेटरी मीन्स कंपल्सरी था। फिर उसने बोला क्या आया, फेज 2 आया। इसका फेज 2 कब आया, 1/4/2017 में जब दूसरा अमेंडमेंट हुआ। दूसरा अमेंडमेंट में आया बेटा, पहला जब ये अप्लीकेबल हुआ तो बोला कि जिसकी इच्छा उसको मानो। दूसरे में इसने कहा फेज 6 जब फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ 16 में इसने कहा कि इनके ऊपर वह सारी लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी आएंगी जिसका, अब लिस्टेड और लिस्टेड का मतलब क्या होता है बेटा, लिस्टेड मतलब जो कंपनी का क्या होता है, स्टॉक सेबी के पास में जिसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और जिसका स्टॉक मतलब जो होता है, जिसको स्टॉक मतलब शेयर डिवेंचर को वो क्या परचेज एंड सेलिंग होता है, उसको हम लोग थ्रू स्टॉक एक्सचेंज को, उसको सारी क्या कंपनी कहलाते हैं, लिस्टेड कंपनियां। जिसका वहां से नहीं भी होता उसका इन लिस्टेड कंपनियां कहलाती है, जिसका सेबी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होता। सेबी वगैरह क्या होता है क्लास 12 में आपको अच्छे से डिटेल से मालूम किया जाएगा। अब हमारा आता है फेज 2। फेज 2 का मतलब 1/4/2017 से कि किसके ऊपर, ऑन ऑल लिस्टेड कंपनी हैविंग नेट वर्थ बिलो 500 करोड़। मीन्स कि यहाँ आगे इसने कह दिया कि जितनी भी लिस्टेड कंपनियां होंगी जिसकी 1 रुपए भी नेटवर्थ होगा वह सारे के ऊपर ये क्या हो गया, इंडस एएस अप्लीकेबल हो गया। क्लियर। अब तो बचा कौन सर, अनलिस्टेड, क्योंकि अनलिस्टेड में 5 करोड़ से 5 ऊपर वाले सारे तो शामिल हो गए फर्स्ट 1 में। बस फेज 2 में क्या किया, अनलिस्टेड कंपनियां हैविंग नेट वर्थ 250 करोड़ या 250 करोड़ से
ऊपर के जितने भी अनलिस्टेड, मतलब 500 करोड़ तक पहले ही आ गया था, तो 500 करोड़ से 250 करोड़ के बीच की जितनी कंपनियां थी उसको भी इसके ऊपर क्या कर देगा, मैंडेटरी कर दिया गया कि नहीं आपके ऊपर भी क्या है, इंडियंस को आपको रूल को फॉलो करना कंपलसरी, इसने कर दिया। तो अब बात आई कि बचा कौन, सर्कल लीवर बचा 250 करोड़ से बिलो मतलब 250 करोड़ से कम की जो सारी कंपनियां थी वो तो क्या फॉलो करेंगी, सिंपल बात, ओनली फॉलो एएस मींस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही फॉलो करेंगे। तो अब आज की डेट से अगर हम लोग बात करें, हेंस इन इंडिया टुडेज विच कंपनीज फॉलो स्टैंडर्ड, कौन कौन सी कंपनी, तो हम लोग बात करें तो बोलेगी सिंपल सी बात है कि जो हम लोग बात करते हैं बेटा एकदम सिंपल सी बात करते हैं कि जितना भी हमारे इन इंडिया में अगर बात हम लोग करें इन इंडिया में कुछ लोग क्या करेंगे, एएस को फॉलो करेंगे और कुछ लोग क्या करेंगे, इंड एएस को फॉलो करेंगे। तो इंड एएस को फॉलो करने वाले कौन कौन से आते हैं, दो लोग होंगे बेटा, एक होगा ऑल प्रेजेंट टाइम ऑल लिस्टेड कंपनी, सभी लिस्टेड कंपनी, चाहे वो कितना उसका नेटवर्क देखना है, वो सब कौन से फॉलो करेंगे, मैंडेटरी हो गया बेटा, मैंडेटरी हो गया, बात को ध्यान देना, मैंडेटरी कंपलसरी हो गया, वॉलेंट्री जब बना था तब था, खत्म बात हो गया, जब मैंडेटरी कर दिया तो सारी लिस्टेड कंपनी को फॉलो करना मैंडेटरी हो गया। फिर उसके बाद बेटा 250 करोड़ इक्वल या ग्रेटर देन से क्या होगा, जिसका नेटवर्थ देता होगा उसको क्या करना है, फॉलो करना इंडियस। तो बचा क्या, 250 करोड़ से क्या हो जाएगा, जो भी यहाँ पे लेस देन, जिसका क्या होगा, नेट स्टैंडर्ड ही फॉलो करना। ये आज तक की बात की हो गई, मीन्स केवल कौन से बचे, और ये सब कौन से बेटा, अनलिस्टेड कंपनियां हैं, जो अनलिस्टेड कंपनियां। तो इस तरीके से बेटा हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कन्वर्ट किया गया इंडेक्स एएस में। अब ये सारी चीजें आप लोगों ने यहाँ पढ़ा, इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। ठीक बेटा, मैं चलता हूँ बेटा, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक बेटा, बाय बाय।